स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिक पार्ट कवर कर चुके हैं, क्या क्या देख चुके, करंट होता क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड करंट फ्लोइंग, करंट फ्लो करता क्यों है, क्या वजह है कि करंट फ्लो करने लगता है बैटरी ऐड करने पे और बिना उसके कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन से फिर भी करंट फ्लो नहीं करता है। ये सारी बातें हमने की। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट करंट डेंसिटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी ध्यान दिए, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था हमारा, क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की। आप सबको रिमेंबर होगा, हमने रिलेशन निकाला था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और इन सबका नंबर भी हमें पता होना चाहिए, मतलब भी ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद मैंने आपको बहुत ही प्यारा फिनोमिना समझाया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब बहुत कम होती है तब भी ऐसा क्यों होता है कि करंट बहुत तुरंत सेटअप हो जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं कहूंगा अभी जाके आप फटाफट से उस कंसेप्ट को देख के आइए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वो एक्सप्लेन्ड है कि ऐसा क्या खास बात होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो -10⁻⁴ वगैरह के मैग्नीट्यूड में, इससे भी कम होती है, फिर भी वो इतने फास्ट करंट पहुंच जाता है, बटन दबाते ही शुरू सब कुछ। क्या इसका कारण है भाई, क्यों ऐसा होता है, बिल्कुल जानिए प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल सबको समझ आ जाएगा, बस देख लो एक बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमने इसके बाद में देखा था कि क्या रिलेशन है वीडियो और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। वीडियो और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने देखा। द इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से बेटा जो निकल के आया था डेरिवेशन, हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर दिया था, आपको रिमेंबर हो तो। वी अराइव्ड एट दिस एक्सप्रेशन V इक्वल टू आर आई, और R को हम लिख सकते थे बेटा रो L डिवाइड बाई A, एंड दिस रो कम्स आउट टू बी M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। आई होप आपको ये सब चीजें रिमेंबर होगी। ये रो जो आ जाता है वो किसके बराबर आ जाता है, M अपॉन N E स्क्वायर टाउ के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। मैं जस्ट एक बार प्रीवियस चला जाता हूँ, ये देखिए आप। ये हमने डेरिवेशन किया था जहां हमने रिलेशन निकाला था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये देख सकते हैं आप रो की वैल्यू। सो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और l बाई ए, ठीक है, r हो जाएगा, रो पता है तो। कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल्स के अच्छे अच्छे, मोबिलिटी की डेफिनेशन देखी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओम्स लॉ। ओके, एज यूजुअल आपसे मुझे जानते ही है अब तो, प्रदीप कुमार वैद IITN। तो आगे बढ़ाए हमारे लेक्चर को, चलिए बहुत अच्छी बात। पूरा वीडियो लेक्चर देखो, बिलीव मी एकदम कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल तुम भी पढ़ा सकते हो किसी को इस तरह से। तो सबसे पहले शुरुआत होती है यही से, why do we not experience a shock on touching a 6 volt supply while on touching a 220 volt source one experiences a fatal shock। तो देखो बेटा क्या होता है, लेटेस्ट से कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी कम वोल्टेज की है, बैटरी वगैरह है नॉर्मल, उसको थोड़ा टच वच भी कर लोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया बात है, किसी वायर से यदि 220 वोल्ट का करंट जा रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट पे करंट जा रहा है, उसको पकड़ के देखो एक बार, बिल्कुल मजा और आनंद आ जाएगा ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है ऐसा जनरली होता है। तो ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि बेटा हमारा ग्राउंड से कांटेक्ट होता है और वायर टच करेंगे हम यदि ग्राउंड से कांटेक्ट रखते हुए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ग्राउंड का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा पोटेंशियल, और टॉप का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लगता है और हमें शॉक लगता है। करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो एक तरह की एनर्जी की ही फॉर्म होती है वो। इन दीज एग्जाम्पल्स for different voltage the electric current flowing through the body is different। बिल्कुल सही बात है, वोल्टेज डिफरेंट होंगे तो करंट डिफरेंट होगा, ये रिलेशन हमने निकाल लिया था, डेरिवेशन कर दिया था इसका। एक्चुअल में इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं, ये अब हम देखेंगे और डिटेल में, ठीक है। इन 1828 जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम जो थे, ओम्स के नाम से ही जानते हैं बेटा इन्हें, was the first person to give a mathematical relationship between voltage and current, फेमसली नोन एज ओम्स लॉ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान देना है हमें सबको, तो अच्छे से क्लियरिटी आएगी हमें। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो कहता क्या है ये ओम्स लॉ, ओम एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट, अब ध्यान से समझेंगे स्टेटमेंट और याद भी रखना है हमें, अंडर अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन एग्जांपल कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेटा चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह प्रेशर वगैरह चेंज नहीं होने चाहिए,
the current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. This statement is called Ohm's law. तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, I directly proportional to V, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V directly proportional to I, और यहां से बेटा जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का, दैट इज RI. So this R is nothing but in this relation it is called as constant of proportionality. और आपको पता हो तो हमने तो इवन इसका डेरिवेशन कर लिया है जी, R की वैल्यू तो पूरी पूरी पता है हमें, रो L बाई ए, और रो क्या होता है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रो की वैल्यू होती है L अपॉन ए. ये लो भाई पूरा डेरिवेशन सब कुछ निकाल के बैठे हैं, बचा क्या, तो ये तो ओम्स लॉ पूरा निकाल लिया, बस यहाँ पे तो हमने स्टेटमेंट या अलग से बेटा इसी को कवर करना है. ठीक है, गुड. आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन राइट V by I इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट कम्स आउट टू बी R. दिस कांस्टेंट रेशियो V अपॉन I इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो यहाँ से देखे क्या वैल्यू आ जाएगी, R हो जाएगा V डिवाइड बाई I, एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फटाफट से बताए सभी बच्चे, यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर. और वोल्ट पर एम्पियर को एक नया नाम दिया गया, वोल्ट किसके लिए, वोल्टेज के लिए, एम्पियर किसके लिए, करंट के लिए. वोल्ट पर एम्पियर वाज गिवन अ न्यू नेम, एंड दैट न्यू नेम इज ओम. ओम्स के नियम का जो है हमारा रूल, उसके नाम पे ही, साइंटिस्ट के नाम पे ही इसकी यूनिट का नाम रखा गया. जैसे आपको पता होगा फोर्स का न्यूटन है ना, बहुत सारी यूनिट्स है जिनका साइंटिस्ट के नाम पे नेम है. सो ओम रखा गया, और इसको हम लगभग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऐसा करके सिंबल बनाते हैं, बनाने में इस तरह से बनाते हैं, बाकी ये ओमेगा टाइप से होता है ना, उल्टा टाइप से. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये. चलिए आगे देखें, V by R इक्वल टू R और V इक्वल टू आई आर. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो मेनली हमें फेमसली नोन है. आपने पहले भी बहुत बार किया होगा ये तो, बट आगे बढ़ाते. ठीक है, ये बात मैं बता चुका. देखो, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट एम्पियर विच इज नॉन एज ओम, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. तो बेटा बनाने में इसको इतना सजाते नहीं है हम, बनाने में ऐसा ही बनाते हैं इसको जल्दी जल्दी में. ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा ऐसा. ठीक है, इस तरह से बना देते हैं हम बनाने में. पाई टाइप से सोचो, पाई है और उसके दो टाइप ऐसे निकाल दिए हमने. ओके, दैट इज ऑल्सो, तो उसको ओम की तरह ही मानते हैं, है ना. ऐसा डिजाइन नहीं दिखाते कि हाँ ऐसे डिजाइन दिखा रहा है बहुत सारी, तो बनाने में, जनरल बनाने में ऐसा ही बना लेते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर not only depend on material of conductor but also on the dimension of conductor. So हमें तो सब कुछ पता है, R का पूरा फॉर्मूला निकाला हुआ है हमने, तो इसकी कुंडली पूरी पड़ी हुई है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L बाई ए. साफ दिख रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल, ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी रो. दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है. सो सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान देने की बात है हमारे. क्या समझ आ रही है सब बच्चों को? यदि नहीं आ रहा तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताया कि ये पोर्शन क्लियर नहीं हुआ, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम, दैट इज द कंडक्टेंस. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट मींस 1 अपॉन R इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन कंडक्टर. इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स और मो. ठीक है, सो देखो बेटा, कंडक्टेंस जो रहते हैं इसको डिनोट करने के सिंबल्स कई हो सकते हैं, हम G यूज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R. अच्छा, R की यूनिट ओम होती है तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स, या फिर देखो OHM लिखते हैं, इसका उल्टा कर दो, इसका इनवर्स कर दो ना, तो MH ओम हो. ठीक है, मो भी यूनिट है ना, अजीब सा नाम है मो, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स फाइन. सो दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस. ठीक है, और उल्टे ओम से भी दिखाते हैं ऐसा. चलिए, बहुत अच्छी बात. Ohm's law is not a fundamental law of nature like the gravitational law of Newton and the Coulomb's law of electric charge. Ohm's law gives us the relationship between the potential difference across the conductor and the current flowing through it under a given situation. तो पहली बात तो ये ध्यान से समझेंगे, कई नियम ऐसे होते हैं बेटा, जो लॉज दिए होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमारे पास में यूनिवर्सल, मतलब सब जगह अप्लाई होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स का लॉ देखा, चार्ज के बीच में फोर्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाला फॉर्मूला सब जगह लगेगा.
इसी तरह ग्रेविटेशन का लॉ किसी भी प्लानेट किसी दुनिया में कहीं पे चले जाओ सब जगह लगेगा सिमिलरली, बट इसका ऐसा वैलिडेशन नहीं होता है। ये डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों पे ओम्स लॉ, क्योंकि आर बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आर खुद ही बदल जाता है जगह जगह जाने पे, सिचुएशंस पे, तो ओम्स के लॉ की वैलिडिटी एक तरह से यूनिवर्सल नहीं रहती है हमारे पास में। बस इतना समझ में आना चाहिए हमें, बाकी नहीं भी ध्यान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो ओम्स लॉ पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल है नहीं है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं होगा हमें वैसे। तो आपको तो ओम्स लॉ पता होना चाहिए, दैट इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है जी, चलिए अब कुछ चीजें आ जाती है हमारे पास में बेटा। डिवाइसेस दो तरह की होती है जनरली, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ओमिक बहुत कम होती है। ओमिक मींस बेटा जिस जो ओम के रूल का फॉलो करे, फॉलो ओम्स रूल, फॉलो ओम्स लॉ। एंड नॉन ओमिक जिससे मैं क्या बोल दूंगा, देखो शॉर्ट तो यही है, इतना ध्यान रख लोगे काम चला जाएगा, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, तो जो ओम्स के लॉ को फॉलो करती है दोज आर दी ओमिक, एंड जो फॉलो नहीं करती वो नॉन ओमिक। एग्जाम्पल्स क्या है, बहुत सारे देखने वाले हैं, टेंशन ना करो अभी धीरे धीरे। सो पढ़े यहां से, ऑल द मेटल्स, सम ऑफ द इंसुलेटर्स एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ओबे द ओम्स लॉ। ठीक है, सच डिवाइसेज आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेज। ठीक है, तो ओम्स लॉ को जो फॉलो करती है V इक्वल टू आई आर रूल, जितना बेटा प्रैक्टिकली देखो 100% तो कुछ नहीं होता। आप जब इसका प्रैक्टिकल, दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ यू कैन से क्लास 12th, तो जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा आता है, और इवन आपने 10th में भी किया होगा, ये लिटिल बिट डिफरेंस हमेशा होता है। तो परफेक्ट ओम्स लॉ तो फॉलो कोई नहीं करता, बट जो यदि एक लिमिटेड एरर रेंज में कर लेता है उन सबको हम ओमिक डिवाइसेज की कैटेगरी में रख देते हैं। गुड, सो द IV, बेटा ये I है, द IV ग्राफ फॉर अ कंडक्टर ओबेइंग ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा पहली बात तो ध्यान से सुनिए बेटा, IV ग्राफ बनाना चाहो या VI ग्राफ, V इक्वल टू आई आर होता है देखो। ठीक है, सो V इज इक्वल टू आई आर है हमारे पास में, तो आप ध्यान से देखोगे तो यदि V वर्सेज V इज प्रोपोर्शनल टू I, R तो कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। यदि मैं V वर्सेज I का ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे जाते हुए। ठीक है, सबको बच्चों को पता होनी चाहिए। और इसका स्लोप क्या होगा, देखो V वर्सेज I ग्राफ का स्लोप, कुछ बातें ग्राफ की कर ले, स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस R। स्लोप किसको देख वैल्यू बताएगा, रेजिस्टेंस R की वैल्यू। दूसरा ग्राफ में बनाऊं यहाँ पे I वर्सेज V, तो I वर्सेज V जब बनाऊंगा तो I को x एक्सिस पे ले लूंगा, तो I इक्वल टू V बाई आर। तो अब देखो इसका जो स्लोप होगा, जो स्लोप आएगा दैट विल बी 1 बाई आर। स्लोप कितना आ जाएगा जी, इसका स्लोप आ जाएगा 1 डिवाइड बाई आर। तो आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि क्या इसका मीनिंग है। तो देखो बेटा ग्राफ है यहाँ पे, तो दो के ग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, तो यहाँ से बात करूं मैं T1 और T2 दो टेम्परेचर्स पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं I वर्सेज V है तो 1 बाई आर है। ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि जो टेम्परेचर, देखो दो ग्राफ बना रहा हूं, आप खुद से आंसर करोगे, देखना आप सभी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I वर्सेज V है, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। मैं आपसे पूछूं इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, फटाफट से बताओ। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, देखो स्लोप 1 बाई आर है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सो R1 लेस देन R2, ये बात समझ में आनी चाहिए। और ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर्स की बात करें, थोड़ी देर में टेम्परेचर का वेरिएशन भी समझोगे, बट इस डायग्राम से देखोगे तो आपको पता चलेगा T2 ग्रेटर है। तो मेटल और कंडक्टर्स के लिए क्या होता है बेटा, थोड़ी देर में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। टेम्परेचर आप जब इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस जो है, ध्यान देने की बात है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ किनका, मेटल्स का, मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो भी साथ ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर घटाते हो बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। क्लियर, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होनी चाहिए बात। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक है, सो लिमिटेशंस क्या आ जाती है ओम्स लॉ की, ऑब्वियस सी बात है, there do exist some material and devices used in electrical circuits where the proportionality of VI does not hold. In such devices VI relationship are non-linear. Example semiconductor devices like diode, transistor etc. तो बेटा इन डिवाइसेज को हम नॉन ओमिक डिवाइसेज भी बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेज भी बोलते हैं या नॉन ओमिक
मतलब apparatus भी बोल देते हैं हम, ठीक है। सो एक ओमिक होती है, एक नॉन ओमिक डिवाइसेज होती है। आपको दोनों का पता होना चाहिए, दोनों का ध्यान होना चाहिए। गुड। तो इस तरह का देखो ग्राफ मिलता है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। अब ये ग्राफ कैसे आया और क्यों आया, ये सब स्टडी बेटा आप अपना 14 चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें जब डायोड की स्टडी करेंगे तब हम पढ़ेंगे इस बात को। फॉर द टाइम बिंग आपको कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। ओम का लो होता क्या है वो आपको 10 से भी पता है, अभी भी हमने देखा सिंपली। दूसरी बात, ग्राफ वगैरह कैसे रहेंगे जो मैंने बताया, v और i ग्राफ का स्लोप देगा r और iv ग्राफ का स्लोप 1/r। तो दो ग्राफ दे दे तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम, और उससे हम रेजिस्टेंस को कंपेयर करके बता सके। दूसरा, ओमिक डिवाइसेज कौन सी, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करती है। नॉन ओमिक डिवाइसेज कौन सी, जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो ये सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स है जो हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। In other words, if I is current for a certain voltage V, then reversing the direction of V keeping the magnitude fixed does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction. This happens in semiconductor diode which we will study in future. Again बेटा, तो ये सब सेमीकंडक्टर डायोड्स में ऐसी लिमिटेशंस आती है हमारे पास में ओम्स लॉ की, तो उल्टा होता है उसमें बेटा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, काफी कुछ पढ़ेंगे हम, तो वहां पे बहुत चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो ये ओम्स लॉ की एक तरह से लिमिटेशन है। होना कहीं क्या चाहिए था, ट्रूली देखा जाए तो बैटरी रिवर्स करने पे करंट की डायरेक्शन केवल रिवर्स होनी चाहिए थी, करंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जब हमने बैटरी को रिवर्स किया तो दोनों बातें हुई कि करंट का वैल्यू भी चेंज हो गया। तो ऐसा केस हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, सेमीकंडक्टर्स के अंदर देखने को मिलता है। सो दिस इज द वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना। फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग होती है दो डिफरेंट तरह से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उस चैप्टर को भी, टेंशन ना लो, सेमीकंडक्टर को भी बिल्कुल मास्टर कर देंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगेन तीसरा लिमिटेशन की बात करूं तो वही, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, इट मींस देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट I, a graph of device exhibiting such behavior। ठीक है, तो अगेन डायोड वगैरह आ रहे हैं बेटा, टनल डायोड, जिसमें क्या होना होता है हमारे पास में कि वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट, ठीक है। सो देखो सेम करंट हमारे पास है तो वैल्यू ऑफ V डिफरेंट आ रही है यहाँ पे, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये सब एडवांस्ड कंसेप्ट्स है, बट सिंस हमने लिमिटेशंस पढ़ी तो मैंने सारी इंक्लूड कर ली है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से पूछे तो हम आंसर कर पाए, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा काम की चीज है। गुड। चलिए नेक्स्ट देखें, मटेरियल्स एंड डिवाइसेज नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेज, सच डिवाइसेज आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा, कि क्या ऐसे डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं उन्हें हम नॉन ओमिक डिवाइसेज बोलते हैं, और जो फॉलो करती है उन्हें हम ओमिक डिवाइसेज बोलते हैं। अब एक्सेप्शन दो तीन तरह से हो सकते हैं, डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया बेटा, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग हो गई, मेनली ये किससे रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो वो सारे एक्सेप्शंस आपको आइडिया रहना चाहिए, वो हम आराम से कर लेने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है हमें इस सब की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाए कहानी को, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अब देखेंगे हम, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सो देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस R ऑफ अ कंडक्टर ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L, बेटा ये L आएगा। Experimentally, it is found that at a given temperature, resistance of conductor is proportional to length and conductor of the conductor and inversely proportional to cross section area। तो ध्यान दो क्या आता है बेटा, आपको पता होगा कि यदि एक को कांस्टेंट करते तो R is directly proportional to L, R is directly proportional to 1/A। इनको डिटेल में भी देखेंगे हम थोड़ी देर में, टेंशन ना करें। सो इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके क्या मैं लिख सकता हूं, R is directly proportional to L/A। ध्यान से समझे बेटो, क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो था हमें देखने को मिला प्रैक्टिकली कि वो एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, वो ये था कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आया तो हमने लिखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है जी।
सो रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी आ गई L अपॉन ए, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आया उसे हम बोलते हैं रो L बाई ए। अगेन मैं क्या कहूंगा बेटा, ये तो हम आप भी बता रहे हैं, इसका पूरा डेरिवेशन करके आ चुके हैं हम, तो पीएचडी की है इस पे, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी आती है बेटा, तो इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। मैंने पहले भी बताया था कि इसकी यूनिट बना सकते हैं हम। यूनिट क्या हो जाएगी, फटाफट बताओ मुझे, आर ए बाई एल। तो ए की यूनिट हो जाती है हमारे पास में मीटर स्क्वायर, एल की मीटर, आर की ओम। सो यूनिट हो जाएगी बेटा ओम मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि इसकी यूनिट कितनी है, ओम मीटर के इक्वल इसकी यूनिट हो जाएगी। सो बच्चों हमने देख लिया रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, रो को ही बोलते हैं। आगे शिफ्ट करते हैं, देखिए सभी बच्चे, तो हमारे सामने आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में ही रो जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बेटा इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो रेजिस्टिविटी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, रो डिपेंड करती है, मैं अलग से लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का कोई भी तोड़ नहीं है हमारे पास में। तो रेजिस्टिविटी जो होती है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, मटेरियल के साथ ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, यहां भी लिखा है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे जो कंसिडर करनी है हमें वो है क्या, आपको बेटा फॉर्मूला पता है हमें कौन सा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां से क्या बच्चों को धोखा होता है, क्या समझना, रो को क्या हम लिख सकते हैं आर एल बाई आर, ए बाई एल। तो यहाँ ये फॉर्मूला बच्चों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। सब बकवास। रो बेटा शेप और साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है। तुरंत बिल्कुल अलग अलग कर दो दोनों चीजों को, दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई रिलेशन और एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या ये रो डिपेंड करता है नहीं करता, क्या होता है क्या नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होके चलना है इस पे। ओके, सो आई होप बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टिविटी केवल और केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। दूसरा आता है हमारे पास में कि रो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करेगा, फिर सब पे बिल्कुल करेगा। तो यही से बेटा मैं सिंपली बोलूं तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या रहती है, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है, गलती मत करिए आना एग्जाम में, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो फिर खामियाजा खुद को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखो, अब देखो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस समझते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे बेटा। सो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, आर का फॉर्मूला होता है बेटा रो एल बाई ए। रो किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मटेरियल। तो सिंपल सी बात हो गई कि आर भी इन पे डिपेंड करेगा, और देखिए एल फॉर्मूले में आ रहा है और ए बी। सो रेजिस्टेंस एल पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो चार फैक्टर्स हमारे टोटल हो गए, कौन कौन से साथ में बोलेंगे, पहला हमारा मटेरियल, दूसरा हमारे पास में जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, तीसरा लेंथ, चौथा एरिया। और जनरली हम पढ़ेंगे किस सीक्वेंस में, उल्टा सीक्वेंस में, लेंथ एरिया और उस तरह से हम पहले देखेंगे इसको वन बाई वन। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। चलिए पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर है कि लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पे किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ओके, इट मींस कंडक्टिंग वायर हैविंग रेजिस्टेंस R इज कट इन n इक्वल पार्ट्स, सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी R by n। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। मान लो 1 मीटर की 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर है और किसने बोला इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। यदि इसको 1-1 मीटर के 10 टुकड़े कर लूं
तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा जी 1 ओम के बराबर, ठीक है। सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एक और कंसेप्ट में बताना चाहूंगा आपको, ग्राफ इनके बनाएंगे दोनों के हम। गुड। सो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ ग्राफ में यदि बनाता हूं तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन आता है और इस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास में, ठीक है। लेंथ इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इसको एक सिंपल से तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले ये ध्यान दो रेजिस्टेंस है क्या। तो बेटा रेजिस्टेंस एक तरह का हिंडरेंस है, एक तरह का बेटा रुकावट है, किसके फ्लो में, चार्ज के फ्लो में। चार्ज के आयंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव कर रहे हैं इधर उधर, मूव करते हुए कंडक्टर के थ्रू जा रहे हैं। तो जब बीच में आपस में टकराते हैं वो, है ना, तो टकराहट से क्या होता है, कुछ एनर्जी वगैरह लूज होती है और सब काम होता। तो उन टक्करों को हम इनडायरेक्टली, उन सभी टक्कर के कॉम्बिनेशन को जो है वो बोल दिया जाता है रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है जी। सो रेजिस्टेंस इस तरह से डिफाइन किया गया। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। सो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस की बात करूं सिंपली तो बेटा पहले तो ये देखो कि रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करें। रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इट इज द हिंडरेंस और ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर। तो हमें बोल सकता हूं बेटा ये क्या है, हिंडरेंस है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, इन फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सो चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस से बेटा रुकावट है और एक तरह की बाधा है, तो इससे क्या है हमारी प्रॉब्लम आएगी। सो एनर्जी का वगैरह भी लॉस होता है, वो सारी बातें करेंगे। बट पहले समझो कि चार्ज जा रहा था, उसको रोक दिया। अब उसको पार करने के लिए उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जो बैटरी प्रोवाइड करती है। वो सारी कहानी बैटरी पढ़ेंगे तब और करेंगे। समझने की बात जो है वो ये है कि बेटा ये समझो कि वायर की लेंथ को बड़ा कर दिया तो क्या कोलिजन्स ज्यादा करते हुए वो एंड तक पहुंचेगा, मतलब रेजिस्टेंस उसके लिए बढ़ गया। जितना रेजिस्टेंस उसे ओवरकम करना है वो बढ़ गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस समझो, एरिया को बढ़ा दिया मैंने। अच्छा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो उतनी ही है उस जगह में, बट एरिया बढ़ गया, मतलब क्या हुआ कि मेरे को ज्यादा जगह मिल गई। मैं इधर उधर से घूम के निकल सकता हूँ, घूम के भाग सकता हूँ ऐसे ऐसे। तो क्या होगा कि जगह मिलने की वजह से मैं घूम के निकल के जा सकता हूँ ऐसे। तो इस वजह से थोड़ी जगह ज्यादा है तो चकमा दे सकता हूँ ना। मान लो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो कि आप किसी गली के बाहर खड़े हो और उस गली को क्रॉस करके जाना है अपने को, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि गली को क्रॉस करके जाना है तो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अजीब जो आता है वो ये कि मान लो 5 लोगों ने आपका रास्ता रोक के खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे गुंडे वाली टाइप से है, और पूछ बोल रहे हैं कि जाने नहीं देंगे, हमें हरा के जाना है। तो एक तरीका तो ये कि आप में बहुत पावर है, जैसे काम बैटरी करी तो आप उनको हरा के निकल जाओ। दूसरा तरीका कि वो बड़ी जगह थी काफी, मतलब एरिया काफी बड़ा था, वाइड था, तो आपने क्या किया उस एरिया से उनको चकमा देके निकल गए, ठीक है। जगह ज्यादा थी, बट ये सोचो इतनी सी जगह थी और पाछे से टच होके खड़े हुए हैं, तब तो भाई फाइट करके ही जाना पड़ेगा, मुश्किल होगा निकलना, है ना। तो समझ में आ रहा होगा, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है। तो सारी बातें ध्यान देने की है। पाइप मॉडल आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा कि कैसे पाइप मॉडल से लिंक होता है, क्या रहता है, बट बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो देखो दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। कैसे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो आर जो आ गया वो आ गया 1/a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहां से आर और ए का जब मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा, आर वर्सेस ए ग्राफ बनाता हूं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एरिया बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। और एक और ग्राफ देख लो जो कि पूछ लिया जाता है, आर वर्सेज 1/a। तो आर वर्सेज 1/a तो सीधा प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ आता है। ये थोड़ा अच्छा ग्राफ है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि कैसे बना जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात भाई, बहुत मजा आया। दोनों फैक्टर समझ आए कि नहीं आए, कौन कौन सा। पहला फैक्टर हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ पे, दूसरा फैक्टर एरिया पे। कैसे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा आप देखोगे तो आपको इसमें भी बताया गया है क्या कि यहां पे ध्यान दो तो बेटा लेंथ है और लेस एरिया है। लेस एरिया है तो मोर रेजिस्टेंस होगा और मोर एरिया है तो लेस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। कॉमन सेंस से सोचो, जैसा मैंने समझाया उसी से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है भाई। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बच्चों, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। सो मटेरियल पे डिपेंडेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। इट मीन्स आर फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स एन इज डिफरेंट, हेंस आर इज ऑल्सो डिफरेंट। बेटा यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा वो प्रीवियस वाला ही आ गया, इस पे में नहीं देखिए।
एक्चुअल में क्या बताया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है यहाँ पे बात करें फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारी बातें की हुई है हमने। तो बेटा डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसका नंबर भी डिफरेंट होता है, तो इस वजह से हमारे पास में क्या होता है, सबके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस आता है। क्या बात समझ आ रही है आपको? जैसे पता होगा, कुछ बातें मैं बताऊं आपको। सो Ag इज द बेस्ट कंडक्टर। सब बच्चों ने सुना होगा सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि चार्ज रेशियो ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। साहब आया समझ में? सॉरी, रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, कम होता है, तो रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये कंडक्टर बहुत अच्छा होता है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना ही कम अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, सो यहां से ध्यान देंगे सभी बच्चे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको समझेंगे। फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स एन डिफरेंट होता है, इसलिए हमारे पास में वैल्यूज भी डिफरेंट आती है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या दिया गया है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बेटा। तो अब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जो है, इस पे पूरा बेटा सेशन रहेगा। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंस के जो भी फैक्टर्स हैं, उन सबको मिला के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, दो वायर को ट्विस्ट कर दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे सबको डील करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बेटा इसका डेरिवेशन आएगा और ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा उसके साथ। सो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ही है। और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप जरूर बताएं कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और बाकी कोई भी फीडबैक हो देन प्रोवाइडेड। ठीक है, थैंक यू।